बाढ़, भूस्खलन और कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह हमारे कोर्स में है, जिसके अंतर्गत जैसे कि एक तो है बाढ़ है, एक भूस्खलन है, भूकंप, ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइडिंग है, और इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस यानी जो ऊर्जा संकट है उसको भी एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं सबसे पहले बाढ़, और बाढ़ की क्या क्या विशेषताएं जो है वह देखने को मिलती है। अब बाढ़ या फ्लड क्या होता है, सामान्य रूप से सभी जो है वह जानते हैं कि बाढ़ क्या होती है। तो बाढ़ का अर्थ होता है विस्तृत स्थलीय भाग का लंबे समय तक पानी के अंतर्गत डूबा रहना, यानी जब ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पानी रुका हुआ, पानी आ गया और चला गया, तो उसे हम बाढ़ नहीं कहते हैं। बाढ़ होने के लिए जरूरी है कि लंबे समय तक पानी वहां पर रुका रहे। तो पानी अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रुके रहेगा तो वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति या फिर वहां पर रहने वाले जो जीव रहता है उन सभी को वह प्रभावित करता है। इसीलिए वहां पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी जीव मरने लगते हैं, पेड़ पौधे गलने लगते हैं, और कई प्रकार की दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। नदी अपने किनारों से ऊपर उठकर समीपी जो भाग होते हैं उसको जलमग्न कर लेते हैं। समीपी भागों को किस प्रकार से जलमग्न करती हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई जैसे मान लीजिए ये नदी की कोई घाटी है और नदी जो है वह इसके अंतर्गत से बह रही है, नदी जो है वह यहाँ पर बह रही है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जो नदी का जो पानी है यानी पानी का जो लेवल है वो यहीं तक है, तब नदी को बाढ़ नहीं कहेंगे, नदी यहीं तक है। और जितने भी जो मकान है वो मकान वगैरह जो बने रहते हैं वो नदी के किनारे, हमने मान लिया कि जो मकान है वो यहाँ पर बने हुए हैं, या फिर हमारे जो पेड़ पौधे वनस्पति जो है वो यहाँ पर बने हुए। लेकिन जब भी बाढ़ आएगी तो बाढ़ आएगी तब क्या होगा कि यही जो पानी है इस पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मकान है या जो पेड़ पौधे हैं वह पानी के अंतर्गत डूब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसे बाढ़ कहते हैं। अब ये पानी कब बढ़ेगा, तो हम दो प्रकार से या तीन प्रकार से कह सकते हैं कि पीछे से जो पानी आ रहा है वह पानी जो है वह एक्सिस में आ रहा है, यानी इसके पीछे से यानी नदी जहां से आ रही है वहां पर तेज बारिश हो रही है, या फिर ये हो सकता है कि नदी जिस दिशा से आ रही है वहां पर तेज गति से जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, तो भी पानी बढ़ेगा। एक और भी कारण हो सकता है कि नदी का ये जो क्षेत्र है जहां पर हमने कहा कि बाढ़ आ रही है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो हमने मकान है या फिर हमने इसके तल को है खराब कर दिया, या फिर इसके अंतर्गत छेड़खानी कर दी, इसको हमने मिट्टी को यहाँ से हटा दिया, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो पानी है वो पहुंच जाएगा। एक और कारण भी हो सकता है कि नदी के मार्ग के अंतर्गत कोई रुकावट आ गई, सेडिमेंट्स आ गए, अवसाद आने के कारण जो पानी है वो साइड के अंतर्गत फैल जाता है। तो इन सभी कारणों से बाढ़ आता है, और बाढ़ जब आती है तो कई प्रकार की समस्या लेकर आता है। तो नदी अपने किनारों से उपकर समीप के जो पास के जो भाग होते हैं वहां पर अगर पानी भर देती है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं, या जिसे फ्लड कहा जाता है। एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है जो अति वर्षा का परिणाम है, यानी एक प्रकार की नेचुरल जो घटना, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था है जो प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन बाढ़ अगर बार बार आ रही है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि बाढ़ जो है वह तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अगर बाढ़ बार बार आ रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसके पीछे जो रोल रहता है वह मानव का रहता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी स्थान पर बार बार बाढ़ आ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है कि नदी अपना रास्ता बदल रही है, नदी के अंदर सेडिमेंट्स ज्यादा आ रहा है, या फिर हमने वहां पर रास्ते में कुछ बांध बना दिए हैं और बांध जो है वह टूट कर इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर प्राकृतिक कहा जाए तो बाढ़ जो है वह नेचुरल तरीके से आती है, लेकिन किसी स्थान पर बार बार बाढ़ आ रही है या ऐसी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसके पीछे जो हाथ रहेगा वह ह्यूमन का रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यह आपदा तब बनती है जब अपार जनधन की हानि होती है, यानी बाढ़ को हम एक हैजर्ड्स के रूप में तब देखते हैं जब इसी बाढ़ से कई प्रकार के इन्वायरमेंटल और जो ह्यूमन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वह देखने को मिलती है, तो उसे
हम एक आपदा या हैजार्ड्स के रूप में देखते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से बाढ़ के परिणाम, यानी जो बाढ़ यानी फ्लड की जो इंटेंसिटी है, उसका परिमाण है, परिमाण यानी कहने का अर्थ होता है ये कितनी बार आ रही है, कितना क्षेत्र को प्रभावित करती है, उसकी बार बार आने की जो आवृत्ति है वह, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और उसका जो विस्तार है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बढ़ जाता है। क्यों? कि मानव ने नदी के क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का खनन किया है, या फिर नदी का जो मार्ग है उसको बदलने की कोशिश की है। तो ये सब जो कारक है वह इसकी परिमाण और उसकी आवृत्ति को बढ़ाते हैं। ये मैप है और मैप इंडिकेट करता है कि विश्व के अलग अलग भागों में, यानी फ्लड से जो प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को देखा जाए तो विश्व में बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे कि भारत के अंतर्गत देखिएगा पूरा का पूरा जो हिमालय रीजन है ये फ्लड से प्रभावित रहता है। इसके साथ ही जो कोस्टल रीजन है वहां पर भी फ्लड की सिचुएशन रहती है, न केवल भारत के अंतर्गत बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में देखिएगा सभी जगह पर। और इसमें से सबसे कॉमन जो चीज है वो आपको ये देखने को मिलेगी कि विश्व के या जो महाद्वीप है उस महाद्वीपों के जो वेस्टर्न कोस्ट है, देखिए सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पर तो क्या पाया जाता है, यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ डी यानी डेजर्ट्स पाए जाते हैं। लेकिन जो पूर्वी जो क्षेत्र है उस पूर्वी क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, तो वहां पर हर महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत बारिश होती है। और पश्चिमी जो भाग होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर डेजर्ट की कंडीशन पाई जाती है। तो देखिएगा जैसे कि यूरोप और एशिया, यूरोप के अंतर्गत तो ये स्थिति नहीं पाई जाती, लेकिन जो एशिया का ये भाग है देखिएगा जो ईस्टर्न पार्ट है यानी जो पूर्वी भाग है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्वी भाग में भी बारिश हो रही है, अफ्रीका के भी पूर्वी भाग में बारिश हो रही है, और इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के भी पूर्वी भाग के अंतर्गत बारिश हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, देखिए सिंपल सा जो फंडा है वो इस प्रकार से चलता है। इसके बीच में अगर हम यहाँ से इक्वेटर खींच लेते हैं तो यहाँ से जो हवाएं चलेगी, यानी ये जो हवाएं जाएगी, यानी यहाँ से कोई हवा जा रही है या फिर यहाँ से कोई हवा जा रही है, ये हवाएं जो होती है ट्रेड विंड्स कहलाती है। जो ट्रेड विंड्स जो होती है वो यहाँ पर बारिश करेगी, और इसी प्रकार से कुछ जो क्षेत्र है वहां पर पछुआ पवनों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो हवाएं, अब हवाएं जो चल रही है, जैसे कि मैंने एरो बनाया है तो एरो को यहाँ पर देखिए ये अटलांटिक ओशन से जा रही है, ये भी अटलांटिक ओशन से जा रही है, ये इंडियन ओशन से जा रही है, ये पैसिफिक ओशन से जा रही है। तो ओशन के ऊपर से जो हवाएं चलती है उसके अंतर्गत ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है, और ह्यूमिडिटी अधिक होती है इसलिए सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वह इसी के माध्यम से इन क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हो गए विश्व के लगभग 3.5% क्षेत्रफल पर बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, यानी फ्लड प्लेन जो है वो विश्व के लगभग 3.5% क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं मैदानों के अंतर्गत विश्व की 16.5% जनसंख्या रहती है, यानी फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन के अंतर्गत ये तो हमने पॉजिटिव कहा है कि यानी पॉजिटिवली किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो पॉपुलेशन ये ज्यादा रह रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो फ्लड प्लेन जो होते हैं, यानी जो बाढ़ की जो मैदान होते हैं वो काफी उपजाऊ होते हैं। बाढ़ के मैदानों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगड़। ठीक है, तो खादर और बांगर का जो क्षेत्र होता है उसमें दोनों ही जो होते हैं काफी प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव यानी उसकी जो फर्टिलिटी है, इसकी उपजाऊ क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जिसे हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं या जलोढ़ मृदा कहते हैं, इस जलोढ़ मृदा का जो निक्षेप है इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए जहां कहीं पर भी बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं इसका मतलब वहां पर मिट्टी बढ़िया मिलेगी और खेती की संभावनाएं अच्छी होगी। लेकिन साथ साथ ही यहाँ पर जहां कहीं पर भी ये उपजाऊ मैदान पाया जाता है तो इसका मतलब नदियां भी बहती हैं, तो वहां पर कृषि करने के लिए इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वह भी मिलती है। तो ये दोनों ही कारण जो होता है वह वहां पर जनसंख्या की अधिक बसावट के लिए वहां पर कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि फ्लड प्लेन के अंतर्गत पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फ्लड जो है वह नुकसान नहीं लाती, क्योंकि बाढ़ को हम एक नुकसान के कारक के रूप में ही देखते हैं। बाढ़ के प्रकारों की बात करें कि बाढ़ जो है वह कितने प्रकारों की हो सकती है, तो फ्लड के टाइप्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो हम यहाँ पर चार भागों के अंतर्गत देखिएगा, जैसे कि लिख रखा है टाइडल फ्लडिंग। अब टाइडल फ्लडिंग का अर्थ होता है कि अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत देखिएगा अगर सुनामी आ रही है या समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत तो जो फ्लड आएगी उसको हम क्या कहेंगे,
टाइडल फ्लडिंग कहेंगे, यानी तटीय या ज्वारीय जो बाढ़ है वह कहलाएगी। इज कॉज्ड बाय द सी एंड टाइडल रिवर्स, यानी टाइडल्स रिवर्स जो चलती है या सी से चलने वाली जो ज्वार है उसके कारण आती है। फिर है ग्राउंड वाटर फ्लडिंग। अब ग्राउंड वाटर फ्लडिंग का अर्थ होता है जमीन का जो पानी है वह अपना ऊपर क्या आ रहा है, occur as a result of the water rising up from the undergrounding rocks from the water flowing from the abnormal spring, यानी यह धरातल से अपना पानी निकलता है और पानी आकर इस प्रकार से जमीन के ऊपर फैल जाता है, उससे हमारे मकान पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिसे हम ग्राउंड वाटर फ्लडिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्लूवियल फ्लडिंग। प्लूवियल फ्लडिंग के अंतर्गत देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वह है रेनफॉल का। तो रेनफॉल बहुत अधिक होता है when the earth saturated with the water from the rainfall। सैचुरेटेड का अर्थ होता है कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि जमीन के अंतर्गत जो पानी को सोखने की जो क्षमता है वह खत्म हो चुकी है। अब उसके ऊपर पानी गिरेगा वह जमीन सोखेगी नहीं, वह उसके ऊपर गिरा रहेगा। ऐसी स्थिति को हम सैचुरेशन कहते हैं, यानी जमीन जो है वह संतृप्त हो चुकी है, उस समय बाढ़ आती है। और कुछ जो है वो फ्लवियल फ्लडिंग आती है व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो एंड ब्रस्ट दियर बैंक्स, यानी जब नदियां बहुत ज्यादा पानी के साथ बहती है और अपने किनारों को तोड़ देती है, तो ऐसी स्थिति में भी बाढ़ आने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय बाढ़, यानी जो नदी के अंतर्गत जो बाढ़ आती है उसको हम स्थलीय बाढ़ कहते हैं। दूसरी जो बाढ़ का जो प्रकार है वह तटीय या तूफान लहर बाढ़ कहा जा सकता है। जो तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो पानी ज्वार का किनारों पर उछाल दिया जाता है उससे भी बाढ़ की स्थिति होती है। स्थानीय जल भराव जनित बाढ़, यानी किसी स्थान पर पानी भर गया, यानी लंबे समय तक पानी वहां पर भरा पड़ा है तो भी बाढ़ आएगी। नगरीय बाढ़। अब नगरीय बाढ़ का सीधा सा सिस्टम यह है कि नगरों के अंतर्गत जो पानी होता है वह सोखता नहीं, क्योंकि नगर जितने भी होते हैं वहां पर जो फर्श होता है वह आरसीसी का या कंक्रीट का बना रहता है। ऐसे स्थिति में अगर उसका सीवेज सिस्टम, यानी उस पानी को बाहर भेजने का जो एक सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा या बीएमसी या जो भी नगर पालिका है उसके द्वारा बनाया जाता है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो पानी बाहर नहीं जा पाता है, कचरे से नाले अट जाते हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर नगर के अंतर्गत पानी भर जाता है, तो उसे हम नगरीय बाढ़ के रूप में देखते हैं। बाढ़ के कारणों की बात करें कि बाढ़ क्यों आती है, तो ये कुछ कारण हैं। इन कारणों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जियोलॉजी। जियोलॉजी का अर्थ होता है कि वहां का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार का है कि वहां पर निचला क्षेत्र यानी वह जमीन के नीचे वाले, यानी ये प्लेन क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है वह खड्डे का। अब ऐसे खड्डे वाले क्षेत्र में अगर कह सकते हैं कि कोई मकान बनाकर रह रहा है तो वहां पर कह सकते हैं कि बारिश आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, बारिश और बारिश का पानी इकट्ठा होने की संभावना रहती है, तो वहां पर बाढ़ ज्यादा आती है। फिर है स्टेट ऑफ ग्राउंड एंड एंटीसीडेंट कंडीशंस, यानी इस प्रकार का धरातल है कि वो काफी ढाल वाला है। ऐसी स्थिति में ड्रेनेज पैटर्न, यानी उस क्षेत्र के अंतर्गत नदियां जो हैं वह अपना पानी ले जाती है, अपवाह तंत्र के बीचों बीच है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत बाढ़ आने की संभावना बढ़ती है। कैचमेंट साइज। कैचमेंट साइज का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत नदी बह रही है वह कितना एरिया उस कवर करती है, तो उसके माध्यम से अगर नदी काफी लंबी इस प्रकार से फैलती है तो लंबे साइज पर वहां पर बारिश या फिर वहां पर पानी इकट्ठा होने की संभावना बढ़ती है। अटेम्प्ट एट मैनेजमेंट, यानी हमने कुछ नियोजन इस प्रकार से किया है या फिर मकान या फिर शहर ऐसी जगह पर बसाया है जहां पर बाढ़ आने की संभावना है। लैंड यूज पैटर्न हमने बदल दिया। लैंड यूज पैटर्न का बदलने का अर्थ हो गया कि जहां पर जंगल थे उन जंगलों को काट दिया। अब जंगल का क्या फायदा होता है फ्लड का, कि फ्लड या बाद पानी जो बह रहा है उस पानी के अंतर्गत बीच में अगर बहुत सारे पेड़ है तो उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को भी कम करते हैं, तथा साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो फसलें हैं वह कह सकते हैं कि पानी की जो स्पीड है उसके फ्लो को कम करते हैं। कैचमेंट का सेफ। मेट्रोलॉजिकल कारण। मेट्रोलॉजिकल कारण का अर्थ होता है कि बारिश ही बहुत काफी तेज गति से हो रही है या फिर जलवायु के अंतर्गत परिवर्तन हो गया, बर्फ तेज गति से पिघल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेट्रोलॉजिकल भी हो सकता है। वेजिटेशन का अर्थ होता है कि पेड़ पौधों को हम बहुत ज्यादा काट रहे हैं या फिर घास को काट रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंतर्गत बाढ़ आने की संभावना है। रिलीफ का अर्थ होता है ऊंचावच। ऊंचावच यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वह निचला क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं कि हम ऐसी जगह पर बसे हुए हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ऐसी स्थिति में
बाढ़ जो है वहां पर लगातार आती है या फिर पानी वहां पर इकट्ठा होने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदी में पढ़ते हैं वापस। लगातार बारिश बाढ़ आने के कारणों के अंतर्गत, लगातार अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत बारिश हो रही है तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो जमीन है उसकी जो पानी सोखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी, और एक्सिस में जो वाटर होगा वो उस जमीन पर एकत्रित रहेगा, या फिर नदियों के अंतर्गत पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण नदियां जो है उफान पर चलेगी, और ऐसे स्थिति में आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत पानी फैल जाएगा। दूसरा कारण है अति मूसलाधार वृष्टि का दौर। लगातार काफी तेज गति से बारिश हो रही है, और तेज गति से अगर बारिश हो रही है, मूसलाधार हो रही है, तो पानी जाने का जो नालियां है या फिर जो नदियां हैं या नदी नाले हैं वह इतने मोटे या चौड़े नहीं है कि इस पानी को वो समेट सके। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पानी है वह फैल जाएगा और वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। फिर है नदियों की घुमावदार मार्ग। घुमावदार मार्ग का अर्थ होता है कि नदी अगर मियंडर्स करती हुई जाती है, यानी यहाँ पर नदी अगर इस प्रकार से, इसको कहा जाता है मियंडर्स। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा बहाव करती है तो कई बार कह सकते हैं कि इस घुमाव के मार्ग पर ये पानी कभी कभी बिखर जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर बाढ़ आने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है बड़े स्तर पर वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन का जो कार्य रहेगा उससे भी बाढ़ बढ़ने की या बाढ़ आने की जो संभावनाएं बढ़ती है। नगरीकरण, यानी नदियों के रास्ते में हमने नगरों को बसा दिया है, यार जो नदी है उसको पाट कर, नदी पाट कर का अर्थ होता है कि अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई नदी बह रही है तो नदी के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर हमने मिट्टी डाल डालकर समतल जमीन बना दी और उस पर अपने मकान बना दिए। तो ऐसी स्थिति में जब भी नदी के अंतर्गत पानी बढ़ेगा तो उन क्षेत्रों को वह चपेट के अंतर्गत ले लेगा। फिर है त्रुटिपूर्ण कृषि प्रणालियां, यानी कृषि प्रणालियां भी हमने इस प्रकार की विकसित कर रखी है कि जो पानी है वह वहां पर एकत्रित, यानी डिस्चार्ज न होकर वहां पर फैलकर बहने लगता है। जल के प्राकृतिक बहाव में अवरोध, यानी नदी जो बह रही है उसके बीच में कोई पहाड़ गिर गया या लैंडस्लाइडिंग हो गया, ऐसे स्थिति में जो पानी है वह रुक जाएगा और रुक कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा। तो ये कुछ कारक है या कारण है जिसके माध्यम से जो बाढ़ है वह आती है और एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखने को मिलती है। भारत में बात करें तो भारत के अंतर्गत जो है जो बाढ़ का जो एरिया है वह इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो बाढ़ के अंतर्गत देखिएगा जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कारण है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है साइक्लोनिक प्रोन। साइक्लोनिक प्रो को यहाँ पर ग्रे कलर से दिखाया गया है, यानी यहाँ पर जो बाढ़ आती है उस बाढ़ आने के पीछे जो कारण है वह इस क्षेत्र में आने वाले जो सामुद्रिक तूफान है या फिर जो चक्रवात है, चाहे बे ऑफ बंगाल से आ रहे हैं चाहे वह अरेबियन सी से आ रहे हैं, उससे तूफान आने के कारण तूफान के साथ जो बारिश आती है उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है। दूसरा जो है फ्लड प्लोन। फ्लड प्लोन का अर्थ होता है देखिए कि फ्लड, फ्लड कहाँ कहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा नदी जो है, इन नदियों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं कि कौन कौन सी नदियां, लेकिन मुख्य रूप से देखिए कि हिमालय की जो नदियां है, यानी हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, वहां पर बाढ़ आने की संभावना है। तो बिहार के अंतर्गत जैसे कि कोसी नदी है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत गोदावरी, और इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र जो असम नदी के अंतर्गत असम जो क्षेत्र है वहां पर बहती है, यहाँ पर बाढ़ आती है। फिर कुछ कारण है जैसे कि ड्राउट प्रोन यानी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर सूखा भी पड़ता है, और कुछ हॉट डेजर्ट्स भी है और कुछ फ्रिगिड डेजर्ट्स यानी डेजर्ट्स और फ्लड के रीजन। तो फ्लड के रीजन यहाँ पर मुश्किल से देख लेंगे। साइक्लोनिक प्रोन यानी जहां पर साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं। फ्लड प्रोन यानी जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, तो बाढ़ वाले जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है। यानी भारत के अंतर्गत अगर हम बाढ़ के क्षेत्रों को अगर लॉकेट करें तो मुख्य रूप से बाढ़ के जो क्षेत्र है जो यहाँ पर दे रखे हैं, एक ये क्षेत्र है, एक गुजरात का जो तट है, हिमालय की सारी जो नदियां हैं वह ज्यादातर बाढ़ लाती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, और इसके अलावा कुछ नदियां जो हैं वह पेनिसुल रीजन के अंतर्गत यानी मध्य भारत के अंतर्गत भी इस प्रकार की बारिश और बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गए आपके डिजास्टर्स, और डिजास्टर कौन कौन से हैं और भारत में बाढ़ के चित्र कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हमने देखे। नेक्स्ट चलते हैं। अब बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे पहले है तैयारी की दिशा। यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं
अब कोई डिजास्टर है तो डिजास्टर को हम किस प्रकार से देखिएगा, हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस यानी ड्यूरिंग इम्पैक्ट, यानी जैसे बाढ़ आई तो बाढ़ आते ही हम कितना ज्यादा जल्दी तरीके से रिस्पांस देते हैं पहले बाढ़ आने पर। दूसरा जो है बाढ़ आ जाने के बाद, यानी आ गई है तो उस समय हम इमरजेंसी रिस्पांस देते हैं, और बाढ़ आ जाने के बाद हम रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, यानी जिस क्षेत्र के अंतर्गत वह आपदा आई है उस क्षेत्र में हम लोगों को किसी दूसरे स्थान पर बसाने पर जोर देते हैं, रिहेबिलिटेशन पर जोर देते हैं, यानी वहां पर हम पुनर्वास की बात करते हैं। और रिकवरी का अर्थ होता है कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको हम किस प्रकार से त्वरित लाभ दें। फिर है बिफोर इम्पैक्ट, यानी बाढ़ आ रही है उससे पहले क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयरनेस की जा सकती है कि बाढ़ कम आए या नहीं आए, या फिर आ रही है तो कम से कम नुकसान हो, प्रिवेंशन यानी उसको रोका जा सकता है। और उसके साथ साथ हम मिटिगेशन का जो वर्क है वो कर सकते हैं, यानी हम बाढ़ आने से पूर्व या किसी समस्या आने से पूर्व क्या कर सकते हैं, तो प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। आ जाती है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर वर्क करते हैं, और आने के बाद हम जल्दी से जल्दी उनके ठीक होने और उनके पुनर्वास है उस पर बल देते हैं कि वापस उन्हें कहीं कैसे किसी बढ़िया जगह पर वापस बसाया जा सकता है, क्योंकि जहां कहीं पर भी बाढ़ आएगी तो वहां पर रहने वाले लोगों को आपको कहीं ना कहीं बसाना होगा। बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तैयारी की दशा, यानी आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। आपदा निवारण, आपदा न आए उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आपदा निरोध, यानी आपदा को ज्यादा से ज्यादा टाला जा सके। बचाव कार्य, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालना। राहत कार्य, जो निकाले हुए लोग हैं उनको किसी अच्छे स्थान पर बसा कर लेके जाना। आपदा रिकवरी, यानी जो बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसको हम दूर करने के प्रयास करते हैं। पुनर्निर्माण और पुनर्वास, यानी उनके बाढ़ के कारण या किसी आपदा के कारण जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को पाटने के लिए हम इन क्षेत्रों के अंतर्गत वापस पुनर्निर्माण करते हैं, उनके नए मकान बनाते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, और वापस पुनः उन्हें वापस बसाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम फ्लड मैनेजमेंट का जो है कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपाय, बाढ़ के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो ये कुछ उपाय हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वाही जल को निलंबित करना। वाही जल का अर्थ होता है कि जो रन ऑफ वाटर है, यानी जमीन के ऊपर जो पानी बह रहा है उसको हम किसी न किसी नाले के माध्यम से, यानी उसको व्यवस्थित तरीके से किसी नदी के अंतर्गत डालने की कोशिश करें, ताकि धरातल पर ऐसे वैसे जो बहकर पानी जा रहा है वह किसी क्षेत्र में बाढ़ न लाए, और सीधा यानी किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वो सारा का सारा पानी बहकर किसी नाले के अंतर्गत चला जाए या किसी नदी के अंतर्गत चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करना। जल विसर्जन में शीघ्रता करना, यानी जो पानी है वह कितना जल्दी नदी और नाले में पहुंच जाए उसके लिए व्यवस्था करना। अब जल्दी कैसे पहुंचेगा, जैसे कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ का जो पानी है वह जल्दी से जल्दी किसी पास में बहती हुई नदी के अंतर्गत पहुंचेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर ये बारिश हो रही है तो वहां पर पानी की निकासी, यानी ढाल होगा या फिर आपने नालियां बना रखी है बड़ी बड़ी सी, या नाले बना रखे हैं, तो वो पानी ज्यादा से जल्दी यहाँ से खाली होकर उस नदी नाले के अंतर्गत पहुंच जाएगा और नदी के माध्यम से वो समुद्र के अंतर्गत पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने ये व्यवस्था नहीं कर रखी है तो ऐसी स्थिति में पानी वहां पर इकट्ठा होगा और बाढ़ की स्थिति होगी। फिर नदियों के जल आयतन को कम करना। नदियों के जल आयतन को कम करने का अर्थ ये होगा कि नदियों के अंतर्गत जो पानी आ रहा है, अब नदियों के अंतर्गत पानी कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने से। अब उसके अंतर्गत जो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कितना पानी है उसको आप रोके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उस नदी के ऊपर डैम बनाएंगे, बांध बनाकर उसके अतिरिक्त पानी को हम रोकने का प्रयास करेंगे, जगह जगह पर हम एनीकट बनाएंगे। फिर है बाढ़ दिक् परिवर्तन प्रणाली की व्यवस्था, यानी बाढ़ जो है आ जाए और ऐसी स्थिति में उसका जो स्थान यानी पानी निकालने की व्यवस्था करना, बाढ़ के प्रभावों को कम करना। सब करने के बाद भी अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से कम लोगों को नुकसान हो, तो उसके लिए हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और बाढ़ पूर्व चेतावनी और भविष्यवाणी, अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ आने वाली है या फिर ऊपरी भागों के अंतर्गत बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उससे किन किन लोगों को प्रभावित होना पड़ेगा, उन लोगों को पहले से ही सचेत किया जा सकता है कि आप इस क्षेत्र को खाली कर लें या फिर किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाए, ताकि आपको इस जल भराव की समस्या से
निजात देखने को मिले। ये इस प्रकार से आपका बाढ़ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।